IBN7 हौसला है। The exit to the left down the hall will be let open in a while. Would like to request you to take the exit to the left. तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के हाथ मिलाने और हंसी खुशी के माहौल में 18वें सार्क सम्मेलन का समापन हो गया। जिन 3 समझौतों की बात की जा रही थी उनमें से एक ऊर्जा समझौते पर सभी राष्ट्रों के बीच समझौता भी हो गया, जबकि बाकी 2 समझौतों पर 3 महीने का वक्त दिया गया है। आपको बता दें कि कल जो माहौल था काफी तनावपूर्ण था, दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो तस्वीरें कुछ अलग निकल के आई और ये जो सब कुछ हुआ ये हुआ रिट्रीट समारोह के बाद। कुछ वातावरण हल्का हुआ और दोनों नेताओं ने हाथ मिलाए। अगला सम्मेलन अब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होगा। हमारे साथ इस पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मृत्युंजय कुमार झा न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों को देखने के बाद? जो एक खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा था सार्क सम्मेलन, कुछ हद तक अब कहा जा सकता है एक समझौते के साथ ही सही कुछ कामयाब हुआ है। देखिए, हमारी जो सबसे बड़ी बात है कि पिछले कई दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच मुलाकात होगी या नहीं। फिर ये भी आया कि नहीं, बिल्कुल वहाँ पर बातचीत नहीं होगी। फिर ये कहा गया कि एक्सीडेंटल मुलाकात हो सकती है खाने के समय या जब रिट्रीट में वो जब आपस में मिल रहे होंगे अनौपचारिक तौर पर, तो उस वक्त बातचीत हो सकती है। जब लंच के बारे में खबरें आई कि वहाँ पर उन दोनों नेताओं ने आपस में बातचीत थोड़ी की है, हाथ मिलाया है, और जिसका सबको इंतजार होता है सार्क में, खास करके जब भी भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मौजूद रहते हैं तो उस वक्त सबकी निगाहें उस पर रहती हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज पर, उनके चेहरे पर आ रहे भाव पर भी। और यही जिसका सबको इंतजार था कि जो एक फोटो औपचारिक बैठक के दौरान होता है, दोनों नेताओं ने आपस में हाथ मिलाया या नहीं। ये आखिरी मौका मिला जब यह समापन समारोह जब था उसके आखिर में, और वो भी अगर आप तस्वीर को आप ध्यान से देखें तो जो होस्ट प्रधानमंत्री नेपाल के हैं कोइराला साहब, उनकी ये थोड़ी सी कोशिश थी और खास करके दोनों नेताओं का उन्होंने हाथ मिलवाया, उनके बीच में थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि होस्ट को भी थोड़ा सा ये तसल्ली लगी होगी कि जब ये अंतिम जो समारोह का जो अंतिम क्षण था वहां पर कम से कम सारे लोग मुस्कुराते हुए वापस जाए। बिल्कुल, तो आगाज तो उतना अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन अंजाम तक जब तक ये समारोह पहुंचा, जब ये सम्मेलन खत्म हुआ, समापन समारोह की तस्वीरें हम दर्शकों को अपने इस वक्त दिखा रहे हैं। 18वां सार्क सम्मेलन जिसका समापन हो चुका है, तब कुछ आते आते वातावरण जो तनाव में बना हुआ था वो अब थोड़ा सा यहाँ पर अगर बात करें नवाज शरीफ की तो उनके भी रुख में कुछ नरमी आई। आखिरकार उनको मोदी के प्रभाव के आगे झुकना ही पड़ा। लेकिन क्या हम माने इसको एमके, जिस तरह से अब तस्वीरें सामने निकल कर आई, जो एक तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था, अब ये चीजें क्या दर्शा रही है? एक आइस ब्रेक कहीं आप इसमें देखते हैं? जो एक डेडलॉक सा हो गया था वो अब कुछ खत्म होता नजर आएगा? देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है। मोदी ने जो अपना विजन जो था वो कल बिल्कुल साफ कर दिया था। इस पर बाकी जो दूसरे देशों का रुख बिल्कुल साफ था। वो चाहते थे कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे प्रधानमंत्री मोदी ने गिनवाए थे उन पर सारे लोगों में सहमति थी सिवाय पाकिस्तान के। और जाहिर सी बात है कि सारे लोगों को ये जरूर पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो कम से कम पीपल ओरिएंटेड जरूर करना होगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये हमेशा मैं कहूँगा बाधा रही है। हो सकता है उनके अपने इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से या किसी भी दूसरी वजह से। तो जाहिर सी बात है कि अब मोदी जो हैं वो चाहेंगे कि बाकी जो दूसरे देश हैं उनके साथ जो बायलैटरल हैं उनमें मजबूती आए। जो समझौते वो पूरी तरीके से सार्क के फोरम में नहीं लागू करवा पा रहे हैं, हो सकता है कि वो बायलैटरल जो आपसी जो इंडिविजुअल देश के साथ हैं वो उनको लागू कराने में कामयाब हों। मैं इस पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी वहाँ पर गए हुए हैं और अगले 2 दिनों के अंदर ही वो श्रीलंका और मालदीव्स दोनों का ही दौरा करने वाले हैं। और बहुत सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे सार्क में जो उठाए गए थे ये उसी पर आगे बातचीत करने के लिए वहां जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन
एनके, इससे पहले भी मेरी जब आपसे बात हो रही थी तो एक बात यहाँ पर ये सामने आई थी कि जो सार्क के बाकी मेंबर्स हैं उनको भी ये दिक्कत कहीं ना कहीं इससे पहले रही है कि हमेशा इंडिया और पाक पर ही जो सारी चीजें हैं वो केंद्रित हो जाती है, बाकी जो इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, और ये उनकी शिकायत हमेशा से रही है, ये आज की नहीं है। पिछले कई सालों से अगर आप देखें तो हमेशा से, खास करके काठमांडू में ही 2002 में अगर आपको याद हो तो करगिल और करगिल के बाद जिस तरह से भारतीय संसद पर अटैक हुआ था उसका साया बिल्कुल उस मीटिंग पर पड़ रहा था। वहां भी यही हाल था कि प्रधानमंत्री, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ, एक दूसरे से बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे थे, और तभी मुशर्रफ साहब उठे और अचानक उठकर वाजपेयी जी के साथ पहुंच गए, हाथ उन्होंने मिलाया। लोगों को लगा कि हो सकता है कि आइस ब्रेक वहां पर हो रहा हो दोनों के बीच, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। कि देखिए, बहुत जो सारे मुद्दे हैं, जब तक उन मुद्दों को उनको डायरेक्टली उनको कन्फ्रंट नहीं किया जाएगा, उनका समाधान नहीं ढूंढा जाएगा, तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो उद्देश्य है वो कहीं नहीं पहुंचता है। और ये से बहरहाल बाकी लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ एक टाइम पास है। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार मेमल सरफराज भी हमारे साथ इस पर और विस्तार से बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। मेमल सरफराज साहब, आप किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? देखिए, ये अच्छी चीज है कि दोनों प्राइम मिनिस्टर्स मिले, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान की टेंशन बढ़ती है तो हमेशा हमने देखा है कि सार्क का पूरा एजेंडा हाईजैक हो जाता है। जो भी चीजें एग्रीमेंट्स, वो बाकी सारे 6 मुल्कों को भूल जाते हैं। ये जो 2 मुल्क हैं, इनके ऊपर ही सारा मीडिया फोकस करने लग जाता है, और सार्क की जो बाकी 6 ममालिक हैं वो हमेशा ये कहते हैं, इस बात की वो शिकायत भी करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जब तक हालात नहीं ठीक होंगे, सार्क जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर सकेगी। जिस तरह यूरोपियन यूनियन करती है या जिस तरह बाकी इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है, तो सार्क ये जब तक इंडिया और पाकिस्तान अपने बायलैटरल मसाइल नहीं हल करेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, तो सार्क का जो वजूद है वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं रहता। बिल्कुल, लेकिन अगर हम पहले देखें मेमल, तो पहले आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पहले कुछ नाराजगी सी, कुछ तेवर जो है वो बड़े अक्कर से नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आते आते ही सही, रिट्रीट के बाद ये सब कुछ चेंज हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक तरफ बातचीत की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ हम वहीं देखें तो फायरिंग भी हो रही है जम्मू में। देखिए, आप लोगों की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से भी फॉरेन सेक्रेटरी लेवल जो टॉक्स थी वो तो इसी वजह से कैंसिल हुई थी, क्योंकि आप लोगों की अपनी उधर कश्मीर के इलेक्शन जारी हैं, और ये अब कहा जाता है, बहुत से लोग पाकिस्तान में भी ये बिलीव करते हैं कि जनवरी के बाद जो है वो हालात बेहतर हो जाएंगे जब आपके इलेक्शन खत्म हो जाएंगे और जो भी उधर रिजल्ट आएगा। आप ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि ये साफ तौर पर कहा गया था कि या तो आप जो सेपरेटिस्ट हैं या तो आप उन्हीं से बात कर लीजिए और या फिर हम ही से बात कर लीजिए, लेकिन उसके बावजूद आपने उनसे बात करना ज्यादा सही समझा। नहीं, देखिए, ये बात है कि आप लोग ये भूल जाते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ आए थे आप मोदी की ओथ सेरेमनी के अंदर, तो पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ था कि हमारा कोई डिग्निटरी जाके कश्मीरी लीडरशिप को नहीं मिला था। और ये इवन लो लेवल डिग्निटरीज भी आते हैं तो वो भी मिलते हैं, एक मीटिंग जरूर होती है, लेकिन मियां साहब ने इतनी बड़ा रिस्क लेकर, और उन्होंने ना उधर वो कश्मीरी लीडरशिप को मिले, ना उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कश्मीर का जिक्र किया। फिर भी हमने देखा कि इंडिया की तरफ से उस तरीके की कोई रेसिप्रोकेशन नहीं हुई कि वो कोई इस चीज को एक्नॉलेज करें या इस चीज को वो प्रेज करें। भारत ही क्यों पहल करे मेमल? नहीं, क्योंकि अभी भी इस अगर सार्क सम्मेलन की भी बात करूं तो यही कहा गया कि बात भारत ने बंद की थी तो भारत ही इस बात को शुरू करे। नहीं, देखिए, मियां साहब ने बहुत बड़ा, जो मैं आपको कह रही हूँ, हमारी भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, आपकी भी नजर बहुत ज्यादा होती है हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर। आप अभी भी देख रहे हैं कि इमरान खान, ताहिरुल कादरी, इन लोगों के धरनों की वजह क्या है, इनके पीछे क्या है, लेकिन मियां साहब ने फिर भी सब कुछ रिस्क करके उन्होंने बहुत ज्यादा इंडिया भारत की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ फैलाया। बल्कि जिस दिन इलेक्शन के दिन उन्होंने आपके टीवी वगैरह को इंटरव्यू में कहा था, मतलब इंडियन चैनल की एक किसी इंटरव्यू में कहा था कि इंडिया मुझे बुलाए या ना बुलाए, मैं फिर भी जाऊंगा, भारत का दौरा करूंगा, क्योंकि मैं अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ। सबको पता है कि मियां साहब जो है वो बहुत इन्वेस्टेड हैं इस पीस के आइडिया में, तो फिर उनकी नीयत को जो है वो करना, डाउट करना, ये भी एक गलत बात है। तो इंडिया की तरफ से भी थोड़ा सा आना चाहिए ना कोई रिस्पॉन्स। पाकिस्तान, मियां साहब तो वेंट आउट ऑफ हिज वे, ब्रीफ के बावजूद। मेमल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मृत्युंजय कुमार झा भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। एमके, आपने सुने यहाँ पर मेमल क्या यहाँ पर कह रही थी, आप किस तरह से देखते हैं? और साथ ही एक चीज मैं और एड ऑन यहाँ पर करना चाहूंगी, जिन बाकी जो ट्रीटीज पर समझौते होने थे, अभी 3 महीने का वक्त उस पर दिया गया है। अगला अगर हम सार्क सम्मेलन की बात करें तो वो इस्लामाबाद में ही होना है। ऐसे में अब आप किस तरह से इन चीजों को देख रहे हैं जो 3 महीने का वक्त अभी है?
देखिए, मुझे नहीं लगता कि 3 महीने में बहुत कुछ बदलाव आएगा। और मेहमान भी सही कह रही थी कि भारत और पाकिस्तान के जो बायलैटरल्स हैं, वहाँ पर कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, भारत की अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। और सही बात है कि जब तक कोई बोल्ड स्टेप नहीं उठाया जाएगा, तब तक भारत और पाकिस्तान के जो रंजिश है या उनकी जो राइवलरी है, उसका साया हमेशा ही सार्क पर पड़ता रहेगा। और जहां तक 3 महीने की जो बात की जा रही है, ये जो कनेक्टिविटी है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, हम लोग पिछले मैं कहूँगा 2 दशक से 2 डिकेड्स हो गए हैं इसको सुनते हुए। आज भी वीज़ा लेना या सड़क से एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना, ये बहुत आसान काम नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक इन सारी चीज़ों का कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढता है या कोई बोल्ड स्टेप इस पर नहीं लिया जाता है, तब तक मेरे अंदाज से सार्क में जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। महमल, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं बिल्कुल झा साहब के साथ इस बात पे एग्री करूंगी कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो बहुत जरूरी है। देखें, गवर्नमेंट लेवल पे तो चलता ही है, स्टेट लेवल पे तो चीजें चल रही है, उनकी टेंशन हो, उनका वो बाकी सब हो, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है वो ये है कि जब तक वीजा रेजीम जो है उसको, बेशक आपकी टेंशन चल रही हो, बेशक आपकी कोई बातचीत ना भी चल रही हो, लेकिन वीजा रेजीम को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। दोनों मुल्कों को जो भी वीजा के लिए अप्लाई करता है, देखें इसके अंदर वो रीजन ले आते हैं दहशतगर्दी का, लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि दहशतगर्द कभी वीजा लेकर आपके मुल्क में एंटर नहीं हुए या हमारे मुल्क में एंटर नहीं हुए। ठीक है, तो जो आम लोग, जो आम जनता जाना चाहती है एक दूसरे के मुल्क में, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, और फिर इसी तरह स्टीरियोटाइप्स भी टूटते हैं। मुझे पता है कि जब पाकिस्तानी उधर जाते हैं और वो जब वापस आते हैं अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं तो वो बड़े खुश होकर आते हैं। और यही चीज इंडियंस के साथ भी है, जब इंडियंस इधर आते हैं तो वो भी कहते हैं कि अच्छा, हमें तो नहीं पता था पाकिस्तान ऐसे है, पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं। ये जब तक नहीं होगा, तो जब एक अवाम पूरी दोनों मुल्कों की फिर पीछे लगेगी अपनी स्टेट के और कहेगी कि भाई बदलो ये सारी चीजें, नहीं चाहिए हमें जंग, हमें अमन चाहिए, हमें दोस्ती चाहिए। जब दोनों मुल्कों की जब भी बात आती है तो बात फिर वहीं पर आके अटक जाती है कि बातचीत और आतंकवाद दोनों साथ साथ कैसे चल सकते हैं। एक तरफ बातचीत की बात होती है, दूसरी तरफ गोलियां चलती है, तो ऐसे में ये कैसे होगा? क्या आतंकवाद को पनाह देना कभी बंद करेगा पाकिस्तान? मैं कनेक्टिविटी की बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आप लोगों की टेंशन भी बीच में चल रही है, तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल महमल, लेकिन अब मैं उसके इतर यहाँ पर बात कर रही हूँ कि जब भी दोनों मुल्कों की यहाँ पर बात आती है, तो बातचीत की बात जब भी आती है तो यही होता है कि आतंकवाद और बातचीत। जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ तो कमिटेड हैं, वो नहीं चाहते कि कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, ना वो उन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को वो पनाह देना चाहते हैं, ना वो इनके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहते हैं। बात ये है कि वो यहाँ पे हमें, हमारी भी इस किस्म की पाकिस्तान की पॉलिसीज ऐसी हैं, स्टेट की पॉलिसीज ऐसी हैं जो गलत हैं, और जिनको, और जब प्रेशर, मैं यही बात करी, तो अब हमारी आवाम जो है वो ताज की, आप देखें हमारे पिछले 3 इलेक्शनों के अंदर ना एंटी इंडिया कोई बात हुई, किसी पोलिटिकल पार्टी ने नहीं की, ना कश्मीर की बात हुई पिछले 3 इलेक्शन में, सिवाय मैनिफेस्टोज में 2-2 लाइनों के अलावा कभी कोई बात नहीं हुई। बल्कि इस बात पे, ये चीज पे कैंपेन होती थी कि इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, इंडिया के साथ दोस्ती करेंगे और ये सब कुछ करेंगे, उसके ऊपर जीत हुई। तो हमारे जो पाकिस्तान के भी लोग हैं, क्योंकि हमारे अपने इतने ज्यादा मसाइल हो गए हैं इधर, यहाँ दहशतगर्दी और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इतना बढ़ गया और इकोनॉमी का इतना मसला है कि हम लोगों को अब इंडिया के साथ दुश्मनी रखने का अब किसी के जहन में वो चीज है ही नहीं। वो दोस्ती चाहते हैं, हम अपने मसाइल से खुद निपटना चाहते हैं। चलिए, तो आपने उस बात की भी बात कर दी, और जो कनेक्टिविटी की आप बात कर रहे थे, हालांकि उससे पहले मना हो गया था, उससे पहले ये हो गया था कि इस संबंध में वो घरेलू प्रक्रियाएं जो हैं वो नहीं पूरी कर पा रहे हैं, इसलिए चलिए बाद में प्लान जरूर बदला। लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी काठमांडू का, जहां से मेरे सहयोगी जनक दवे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनक, किस तरह से देखा जाए, अंत भला तो सब भला? देखिए, उम्मीद की जाती है, वो अभी भी पाकिस्तान ने 3 महीने का जो समय मांगा, जैसे आपने नेपाल के प्रधानमंत्री कोइराला को जिस तरीके से सुना। एक अच्छी बात ये रही ईमानी यहाँ पर कि एनर्जी का जो ग्रिड वाला मसला था, एनर्जी प्रोडक्शन का मसला था, उस पर हस्ताक्षर हो गए। ये एक अहम बात उभर के सामने आई है। अभी भी उम्मीद पर कायम है दुनिया कि ये पाकिस्तान में अपना स्टैंड बदलना पड़ा। हम लोग कल से बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर जिस तरीके से सार्क के बाकी देशों ने एक दबाव बनाया था कि अगर वो इस तरीके से कंसेंसस बना नहीं पाएंगे तो जो पूरी योजना है उस पर पानी फिर जाएगा। और शायद इसी का एक नतीजा कह लीजिए कि आज आखिरकार जो मसले थे केवल मोटर ट्रीटी रेल में, अब 3 महीने का वक्त मांगा गया। उम्मीद की जा सकती है कि 3 महीने में पाकिस्तान और बाकी जो फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन सेक्रेटरी की जो बैठकें होंगी उसमें इस मसले को लेकर लिया जाएगा। और जो एक बात कही जा रही है जो समझौते पर आने वाले वक्त में कभी भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। हिमानी।
चलिए बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए जनक। एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मृत्युंजय कुमार झा का, जो कि न्यूज रूम से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मृत्युंजय, जिस तरह से यहाँ पर मैं महमल से भी बात कर रही थी कि ठीक है कि चीजें रिट्रीट समारोह के बाद काफी कुछ बदली और फिर उसके बाद ये हुआ कि ऊर्जा क्षेत्र में ही सही यहाँ एक समझौता हुआ, लेकिन जब रिट्रीट समारोह वहां पर चल रहा था तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जम्मू में उस वक्त मुठभेड़ चल रही थी। तो वही मैं चीज यहाँ पर जानना चाह रही थी कि दोनों चीजें कैसे यहाँ पर साथ साथ हो सकती है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। जब सार्क में जो पिछले सम्मेलन हुए थे उसमें बार बार चीज़, जब उनके चार्टर एग्रीमेंट के बारे में जो कुछ भी सूचनाएं दी जाती थीं, एक सूचना उसमें यह भी दी गई थी कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से, जब इस्लामाबाद में पिछला वहाँ पर सार्क सम्मेलन हुआ था जिसमें पाकिस्तान की तरफ से ये दोहराया गया था कि वाजपेयी जी और मुशर्रफ के बीच जो बातचीत हुई थी उसके बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ किसी भी तरह की आतंकवादी कार्रवाई अपनी ज़मीन से नहीं होने देगा, जिसका हवाला भारत बार बार देता रहा है। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार कहा गया कि वो नॉन स्टेट एक्टर है। पाकिस्तान के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि जिन ताकतों को उन्होंने पनाह दी थी, जिन ताकतों को उन्होंने उभारने में मदद की थी, अब वो उसके लिए भी सरदर्द बन गए हैं। भारत के लिए तो थे ही, लेकिन अब उसके लिए भी हो गए हैं। और जब तक इन सारी चीज़ों को, इस तरह की ताकतों पर पाकिस्तान पूरी तरह से लगाम नहीं कसता है, तब तक भारत के साथ संबंध जो हैं वो बहुत नॉर्मल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि देखें, अगर एक भी भारत में कोई बड़ा वाकया हो जाता है, जिस तरह से 26/11 का जो वाकया हुआ, उसके पहले करगिल की जो लड़ाई थी, वो इस तरह की चीज़ें हैं जो हमेशा दोनों देशों के बीच में बातचीत को रोकने के लिए काफ़ी हैं। एक भी अगर अटैक हो जाए भारत में कहीं पर, और जब पता चले कि ये सीमा पार से आतंकवादी कार्रवाई की गई थी, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी तरह के नॉर्मलाइजेशन की जो रिश्ते की बात हम करते हैं, ये बहुत मुमकिन नहीं होगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। अब मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी एक बार फिर से हमारे साथ जनक दवे भी बने हुए हैं। जनक, और इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें मोदी के करिश्मे के, हम जिस तरह से यहाँ पर बात करें, जिस तरह से वो वहां पर गए, तोहफों की बरसात हुई, उनका जिस तरह से स्वागत हुआ, या जिस तरह से जहां जहां वो नहीं गए वहां पर कैसे अपनी ही सरकार के खिलाफ कैसे यहाँ पर एक प्रदर्शन सा चालू हो गया था। मतलब क्या आप वहां पर देख रहे हैं, आप तो खुद वहां पर चूंकि मौजूद हैं, तो क्या आप वहां पर भाप पाए जो और बाकी लोगों का मूड है मोदी के इस करिश्मे को लेकर? देखिए, नेपाल में उनके एक्सेप्टेंस को लेकर कोई जो नहीं है। यहाँ पर मोदी आए तो उनकी लोकप्रियता नेपाल में भी बरकरार है। जैसे वो यहाँ पर जनकपुरी एलुमिनी जाने वाले थे, पहले जो कार्यक्रम था उसके मुताबिक, फिर कार्यक्रम जिस तरीके से पोस्टपोन हुआ उसको लेकर या कैंसिल हुआ उसको लेकर यहाँ के लोगों की काफी खासी नाराजगी थी। वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए, तो वो देखना भी चाहते थे। और जिस तरीके से पहले उनकी अगस्त में मुलाकात हुई थी और 3 महीने के अंतराल में ये उनकी दूसरी मुलाकात है यहाँ पर नेपाल में, तो जिसको लेकर लोग भी काफी उत्सुक हैं। वो एक उम्मीद की नजर में उनकी बंधी हुई है कि भारत के साथ रिश्ते और बेहतर अगर होते। अब पहला देख लीजिए, जैसे मोदी सरकार ने जैसे 100 दिन में वहां पर अपने काम का हिसाब देने की बात कही थी, शायद उन्होंने नेपाल में जब आए, जब पहली बात संविधान को लेकर एक हिदायत दी कि नेपाल को जल्द से जल्द संविधान अपना बनाना चाहिए, वो उसी दिशा में वो एक बड़े भाई की हैसियत से नेपाल को वो राय नसीहत दे रहे थे। तो निश्चित तौर पर नेपाल को लेकर भारत की है कंसर्न बड़ा है, और शायद नेपाल भी भारत को एक बिग ब्रदर की भूमिका में देखता है, चाहे वो राजनीतिक रूप से ही क्यों ना हो। सुशील कुमार कोइराला और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में लगातार हम 2 दिन से देखते रहे कि कई बार उनकी मुलाकातें हुई, चाहे वो बैंक्वेट का मामला हो या बायलैटरल टॉक्स हो। प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ आए, पूरा दिन वो नेपाल के दोपहर जब लैंड किए गए थे 24 तारीख को, बाकी ये 25 तारीख वो यहाँ पर आए, तो 25 तारीख को दोपहर का बाद पूरा कार्यक्रम नेपाल के यहाँ था। तो निश्चित तौर पर एक भारत को बड़े भाई की भूमिका में नेपाल देख रहा है, और शायद उसी दिशा में प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, वापस हम लौटेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मृत्युंजय कुमार झा के पास। मृत्युंजय, मैं आप ही की बात पर यहाँ पर वापस आना चाहूंगी। इससे पहले हम अगर देखें तो प्रॉमिसेस बहुत हुए, जिस पर हम बात कर रहे थे, वापस उसी पर आऊंगी। प्रॉमिसेस बहुत हुए, लेकिन इस रीजन के लोगों की जहां तक हम बात करें तो उनकी भलाई के लिए कुछ नहीं हुआ, या उनके लिए कुछ ऐसा नहीं हुआ। हम ये कह नहीं सकते पिछले कुछ सालों को अगर उठाकर देखें कि ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ कि जिससे कोई फायदा हुआ हो इन लोगों के लिए। अब आप क्या देख रहे हैं, और आगे अब जो आप कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, जिन 3 महीनों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसलिए यहाँ पर कह रही हूँ मोदी का ड्रीम है ये प्रोजेक्ट। देखिए, बहुत इसमें
एक जो बिल्कुल बात है, सही बात, और इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो कल प्रधानमंत्री मोदी का भाषण था, जिसमें उन्होंने पूरा आउटलाइन जो था पूरे रीजन के लिए क्या होना चाहिए और उसमें किस तरह के सहयोग की अपेक्षा वो सारे जो मेंबर देश हैं उनसे करते हैं। और कुल मिलाकर अगर आप देख लें, पाकिस्तान के अपने रिजर्वेशन थे, बाकी सारे देशों के जो वहाँ राष्ट्राध्यक्ष थे, सब कम से कम इस बात पर सहमत थे कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर होना चाहिए जिसने उन्होंने आउटलाइन करके रखा हुआ था। अब जाहिर सी बात है कि अब अगर सार्क के फोरम पर वो नहीं हो सकता है तो क्या दूसरा फोरम हो सकता है? दूसरा फोरम क्या हो सकता है? वो है कि जब आप द्विपक्षीय बातचीत करें हर एक देश के साथ, और जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें अगर द्विपक्षीय बातचीत से सुधारी जा सकती हैं या उनको लागू किया जा सकता है तो ये तो अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मृत्युंजय कुमार झा का भी और जनक दवे का भी हमारे साथ